हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक टॉपिक, एटम। देखिए, एटम जो है ये आपका 11th क्लास का जो केमिस्ट्री का चैप्टर रहा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे काफी मिलता जुलता चैप्टर है। और अगर उसका आपको बेसिक जो है वो मालूम है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि लगभग उसका रिपीटेशन है ये चैप्टर। ठीक है, तो एटम के बारे में हम लोग बात करते हैं। और एटम के बारे में सबसे पहला जो पोस्टुलेट्स दिया, यानी सबसे पहले जो हमको इसके बारे में बताया, वो जे थॉमसन ने बताया। तो जे थॉमसन ने क्या बताया, तो हम लोग सबसे फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। और इन्होंने सबसे फर्स्ट इसके बारे में अपना ऑब्जर्वेशन दिया और इन्होंने कहा कि एटम जो है एक स्फेरिकल शेप का है, एक स्फेरिकल शेप का है, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। तरबूज जो है वो हम लोग देखे होंगे, तो वो एक स्फेरिकल शेप का होता है। तो उन्होंने कहा कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप का है, एक वाटरमेलन है। और उसका जो वाटरमेलन जो है उसका लाल वाला पार्ट देख रहे हैं, तो वो कहा कि लाल वाला पार्ट जो है वो रेड पोर्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। इस पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जस्ट लाइक वाटरमेलन सीड, जैसे वाटरमेलन के सीड्स कहीं कहीं होते हैं, तो वाटरमेलन का सीड्स जो है जस्ट लाइक सीड्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें इंबेडेड है, यानी पूरा पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर में फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सीड्स की तरह कहीं 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 क्या है, इंबेडेड है। ये जे थॉमसन ने बताया। बहुत इन्होंने बेटर एक्सपेरिमेंट दिया कि इन्होंने हमें एटम के बारे में एक जानकारी दी, ठीक है, लेकिन इनके पोस्टुलेट्स की कुछ लिमिटेशंस रह गई, इसलिए ये ज्यादा चल नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो है वो इंपॉर्टेंस कम हो गया, इंपॉर्टेंस काफी था, क्योंकि इन्होंने एक एटम के बारे में हमको बताया कि भाई एक एटम है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा है। हालांकि इनकी कुछ लिमिटेशंस रह गई, जिसके वजह से ये पोस्टुलेट्स ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। और इनके कुछ लिमिटेशंस को रदरफोर्ड ने अल्फा एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें कुछ पोस्टुलेट्स आए। तो इनके सबसे पहला की लिमिटेशंस क्या रह गई, सबसे पहला लिमिटेशंस रह गई कि इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग, कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो लार्ज एंगल से स्कैटर्ड कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों है, इसके बारे में इन्होंने कोई पोस्टुलेट्स नहीं दिए। और स्पेक्ट्रल सीरीज, ये दोनों चीज, अल्फा स्कैटरिंग और स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो हम आगे देखेंगे, आगे इस चैप्टर में डिस्कशन होगा, तो शायद हमको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो इन्होंने नहीं बताया, इसलिए कुछ लिमिटेशंस रह गई, जिसके वजह से ये जो जे थॉमसन का जो मॉडल है वो आगे ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अब हम लोग बात करेंगे कि रदरफोर्ड, इन्हीं के स्टूडेंट्स, जे थॉमसन के ही स्टूडेंट्स थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कंक्लूजन दिए। अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का अल्फा एक्सपेरिमेंट। देखिए, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट यहां पे पढ़ेंगे, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहां पर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। यहां पर एक गोल्ड फॉइल है, फॉइल तो जानते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल देखे होइएगा जिसमें हम लोग खाना पैक करते हैं, बहुत पतला है। बहुत पतला इसलिए लिया गया क्योंकि सिंगल लेयर, उसके पीछे दूसरा गोल्ड का एटम नहीं है, यानी ये बहुत थिन है, बहुत पतला है, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स है, यानी एक लेयर ऑफ गोल्ड एटम, इसके पीछे दूसरा लेयर ऑफ गोल्ड एटम नहीं है, इतना पतला है। और ये स्क्रीन है, स्क्रीन जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, और यहां पर डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर का मतलब माइक्रोस्कोप है, जहां से हम देख सकते हैं। तो यहां से क्या हुआ, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए, तो यहां से सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स से बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स निकले। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो है, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डबल चार्ज ऑफ हीलियम से, यानी हीलियम डबल चार्ज ऑफ हीलियम, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। यानी अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज की अगर हम बात करेंगे, तो अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज +2e, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डबल ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और मास जो इसका है वो 4 mu होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया कि रदरफोर्ड को पहले से पता था कि अल्फा जो है वो हीलियम डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम है, यानी अल्फा जो है वो पॉजिटिव चार्ज। अब उन्होंने यहां पर अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से पास करवाया, स्कैटर्ड करवाया। तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स यहां से स्कैटर्ड हो रहा है, तो इस गोल्ड फॉइल से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट, अनडेविएटेड, यानी डेविएट नहीं किया, स्ट्रेट सीधी निकल गई। अब क्या कंक्लूजन निकलता है भाई, ये जो हम बात बोल रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट, यानी सीधी निकल गई। इससे क्या हमको कंक्लूजन निकला कि खाली जगह है एटम में ज्यादातर स्पेस। क्यों? क्योंकि अगर कुछ रहता तो ये अल्फा पार्टिकल जाके उससे लड़ता तो अपना डायरेक्शन क्या चेंज करता। आप कहीं जा रहे हैं और आप स्ट्रेट जा रहे हैं बिल्कुल, इसका मतलब कि कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई रोकने वाली चीज नहीं है। तो यही चीज यहां पर है, कोई भी अल्फा पार्टिकल से यहां पर क्या गोल्ड फॉइल पे स्कैटर्ड किया, और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अबाउट 99.86%, यानी अबाउट 99.86%, देखिए लगभग 100, थोड़े बहुत है, अबाउट 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेस अनडेविएटेड, यानी सीधी चली गई। यानी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कैसे चले गए इस गोल्ड फॉइल से, स्ट्रेट, सीधा, है ना। इनमें डिफ्लेक्शन लेस देन 1 एंगल, 1 डिग्री से भी कम, लगभग 0, स्ट्रेट। इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये तो एटम है गोल्ड फॉइल, तो इससे क्या हमको कंक्लूजन निकलता है, इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि एटम में ज्यादातर जो जगह है वो खाली है, इंप्टी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधी चली गई। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो ग्रेटर देन 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 1 डिग्री से ज्यादा, ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल, बहुत थोड़े से, एकदम कम, ज्यादातर जो है वो सीधा चला गया, बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल जो है वो अपने पाथ से डेविएट कर गए। उसके अलावा इन्होंने कहा कि 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स, अबाउट 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो मोर देन, ये 90 डिग्री है, तो मोर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट किया। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम हुए, बहुत थोड़े से हुए। फिर उन्होंने कहा कि 10 लाख 10⁶, ठीक है, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है, यानी वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है वो जब गए तो वापस उसी पाथ पे आ गए, यानी कितने से डिफ्लेक्ट किया, 180 डिग्री से। तो पहला ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट, मींस मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एटम इज एम्प्टी, खाली जगह है, ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली जगह है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा कि बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट कर गए, उनमें भी बहुत थोड़े से, लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब कि छोटे से रीजन में, क्योंकि ज्यादा बड़ा रीजन होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट करते, तो वैसी बात तो है नहीं, ज्यादातर तो, यानी बहुत स्मॉलर रीजन में, बहुत थोड़े से रीजन में जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है। और चूंकि अल्फा पार्टिकल हेवी पार्टिकल्स है, तो इसका मतलब कि बहुत छोटी सी जगह में बहुत डेंसर पॉजिटिव चार्ज, तभी वो डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि बहुत छोटे से जगह, वेरी स्मॉल रीजन में
थोड़े से पॉजिटिव चार्ज है जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। ओके, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और कंक्लूजन। देखिए अभी हम लोग देख रहे थे अल्फा स्कैटरिंग, उनके अब कुछ ऑब्जर्वेशन है और उनसे क्या कंक्लूजन निकलता है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है अनडेविएटेड, अनडिफ्लेक्टेड। तो उसका मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एटम में ज्यादातर जो है वो खाली जगह है, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय वेरी स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत थोड़े से एंगल से क्या हो रहा है, स्कैटर्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। बहुत छोटे से रीजन में वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाते, स्कैटर्ड हो जाते। थर्ड मेरा कंक्लूजन क्या है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उनमें से कुछ सम ऑफ देम या वन ऑफ देम कह लीजिए या सम ऑफ देम स्कैटर्ड बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट पड़ा है वो क्या है, रिटर्न आ गया है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस। इसका मतलब कि इंटायर पॉजिटिव चार्ज, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज है एक छोटे से जगह पर क्या है, कंसंट्रेटेड है, और उसी को हम लोग क्या दिए, एटॉमिक न्यूक्लियस। यानी अगर आपको सवाल आता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो किसके ऑब्जर्वेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड। तो यानी रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी विद द फिनोमेना ऑफ अल्फा स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पर जे थॉमसन ने तो पूरा इंटायर बताया था कि जो एटम है वो सेंट्रल कोर है और पूरे इसके इंटायर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ऐसा होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या है, स्कैटर्ड कर जाते। तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कर जाते, ऐसा तो है नहीं। इसलिए रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन किए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, और उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि एटम के सेंटर में बहुत छोटी सी जगह पे एक डेंसर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस। देखिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल के बीच में, ठीक है ना, कितने एंगल पर कितने पार्टिकल स्कैटर्ड किए। तो आपको पता है कि ज्यादातर जो पार्टिकल जो है वह स्कैटर्ड कब कितने पर कर गए, स्ट्रेट या 1 डिग्री से कम, बहुत कम सीधे पास हो गए। 0 डिग्री या 1 डिग्री के बीच में ज्यादातर पार्टिकल चले गए। बहुत थोड़े से जो है वो बेचारे ग्रेटर देन 90 से किए, और उसमें भी एक दो जो है वो 180 डिग्री से यानी वापस अपने पास से रिट्रेस कर गए। तो अगर हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करें, यहां पर जो है हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इधर मेरा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, उसको हम लोग थीटा ले रहे हैं, और इधर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, उसको हम n ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां ले लीजिए आपका 0 डिग्री, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। यहाँ ले लीजिए 10, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 7। तो 10 पे पावर 7 यानी बहुत ज्यादा पार्टिकल जो है वो क्या कर गए, सीधे डेविएट कर गए, 0 से भी कम लगभग, ठीक है। और 180 डिग्री में बहुत कम पार्टिकल्स, ठीक है। बीच बीच में भी कुछ पॉइंट्स लिए रदरफोर्ड ने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इस ग्राफ को मिला। देखिए 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स है, यानी कि 0 और 120 डिग्री यानी 0 के लगभग में सबसे ज्यादा 10 पे पावर 7। उसके बाद जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल आपका बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पार्टिकल्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये मेरा ग्राफ जो है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ है ये,
ठीक है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल के बीच का ये क्या है, ग्राफ है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया कि द एटम कंसिस्ट ऑफ ए टीनी सेंट्रल कोर कॉल्ड एट एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच इंटायर चार्ज एंड इंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। यानी फर्स्ट पोस्टुलेट्स में उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, ठीक है, यानी कि द एटम consists of a teeny central core called atomic nucleus in which entire positive charge and mass of the atom is concentrated। पहला मॉडल में उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट्स एट रदरफोर्ड ने ये दिया। सेकंड उन्होंने कहा कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया उन्होंने। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 पे पावर 15 मीटर, which is very small as compared to, which is very small as compared to size of atom, which is in the order of 10 पे पावर -10 मीटर। पहला उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। सेकंड उन्होंने कहा कि एटम का, न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। देखिए न्यूक्लियस का साइज 10 पे पावर -15 के ऑर्डर में होता है, जबकि एटम का साइज 10 पे पावर -15 के ऑर्डर में होता है। तो न्यूक्लियस का साइज जो है एटम के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा होता है। थर्ड पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ सराउंडेड है, यानी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, और चूंकि एटम जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज क्या लीजिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोर्थ पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। अब रिवॉल्व करने के लिए 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो दे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर कोई भी चीज सर्कल में रिवॉल्व नहीं कर सकती। जैसे वहां पर सन जो है और प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स एंड सन, सन और प्लैनेट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहां फोर्थ पोस्टुलेट्स में इन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस है और इनके सराउंडिंग में एक फिक्स्ड, एक ऑर्बिट्स में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, and that centripetal force is provided between electrostatic force between nucleus and electrons। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द
न्यूक्लियस। ठीक है, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रेवोल्यूशन is provided by electrostatic force between the nucleus and electrons। ये चार पोस्टुलेट्स रदरफोर्ड्स ने कहा। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट्स कि एटम के सेंटर में एक छोटा सा रीजन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जिस पे ये एज्यूम किया गया कि एटम का सारा मास और सारा चार्ज उस छोटे से जगह पर कंसंट्रेटेड है। दूसरा पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया कि एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा है विद रिस्पेक्ट टू एटम। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होता है, वेयर एज एटम का साइज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है। तीसरा पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया कि एक सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और चौथा पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जस्ट लाइक प्लैनेट्स मूव करते हैं एंड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उनको प्रोवाइड करता है। तो ये चार पोस्टुलेट्स है रदरफोर्ड सिस्टम के, आप चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी रह गए थे। थॉमसन के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे तो रदरफोर्ड्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए। पहला ड्रॉबैक्स इन्होंने था कि इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब इसको कैसे बोलेंगे भाई, स्टेबिलिटी के बारे में कैसे बात करेंगे? तो इनके ड्रॉबैक्स देख लीजिए। Limitations of Rutherford model। ठीक है बच्चों, तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स में सबसे पहला लिमिटेशंस इन्होंने कहा कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। explain the stability of atom। एक्चुअली क्या है कि मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, तो मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल के बारे में देखिए। मैक्सवेल ने कहा था कि एन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन emits radiation कंटिन्यूअसली। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएशन मतलब एनर्जी, यानी एनर्जी इमिट कर रहा है। तो यहां पर देखिए भाई, ये न्यूक्लियस है और रदरफोर्ड ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इनमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो ये एक्सीलरेशन तो हो रहा है, भले ही वह डायरेक्शन चेंज कर रहा हो लेकिन एक्सीलरेटेड तो हो रहा है क्योंकि ये फोर्स लग रहा है, यानी ये एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये रिवॉल्व कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली अपना एनर्जी इमिट कर रहे हैं और न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस अपना फोर्स लगाए हुआ है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो है, और रदरफोर्ड्स ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट्स में मूव करते, एनी ऑर्बिट्स, एनी सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर सकते। तो ये भैया मूव करते 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 अपनी एनर्जी इमिट करते करते एट लास्ट इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और न्यूक्लियस उसको टच से अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली जो है न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो बात तो सही है भाई, मैक्सवेल ने कहा कि कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा भाई, रेडिएशन इमिट कर रहा है। अब वो अपना एनर्जी इमिट कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, धीरे 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 वो लूज करता जा रहा है
और न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे हुआ है, ठीक है ना। तो पहले तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था, अब वो एक किसी भी ऑर्बिट्स में, रदरफोर्ड ने कहा किसी भी ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है भैया, तो किसी भी ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है। तो धीरे धीरे ये मूव करते 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 फाइनली वो इलेक्ट्रॉन्स पर गिर गया, एटम खत्म, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, बाद में जाकर इस चीज को रेक्टिफाई किसने किया, बोर ने। अगला हम लोग पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, उनमें इस चीज को उन्होंने बताया कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये बात तो सही कि एनर्जी इमिट्स करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी ऑर्बिट्स में मूव नहीं कर सकते, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड मोमेंटम के साथ ही मूव कर सकता है। इसका डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला इनका ये ड्रॉबैक रह गया, इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। दूसरा ड्रॉबैक इन्होंने कहा एटम स्पेक्ट्रम के, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, इसके बारे में भी आगे चर्चा होगी यानी डिटेल्स में, तो शायद आपका विजन जो है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड ने यह कहा था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब कि हर वेवलेंथ की आपको रेडिएशन यानी एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, पर्टिकुलर हर वेवलेंथ। जबकि ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व नहीं हो सकता है। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले तो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, फर्स्ट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एंड सेकेंड रदरफोर्ड सेड अबाउट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट व्हाट वी ऑब्जर्व इज लाइन स्पेक्ट्रम। उन्होंने कहा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यानी एवरी वेवलेंथ की लाइट जो है, रेडिएशन जो है वो पॉसिबल है, बल्कि एक्चुअली ऐसा क्या होता है, जो हमको स्पेक्ट्रम मिलते हैं यहां पर वो डिस्क्रीट मिलता है। डिस्क्रीट का मतलब है कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ हमको दिखाई देती है और कुछ वेवलेंथ हमको दिखाई नहीं देती है, ऑब्जर्व नहीं होता है। दैट इज द टू लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच, और यह है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस up to which an energetic alpha particles traveling directly towards the nucleus can move before coming to rest and retracing its path। देखिए इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच का मतलब कि कितना न्यूक्लियस के नजदीक तक अल्फा पार्टिकल्स उसको अप्रोच कर पाया। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये मेरा जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा। और यहां से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जा रहे थे, तो ये अल्फा पार्टिकल्स गया 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 और यहां तक इसको अप्रोच कर पाया, यानी यहां के बाद अल्फा पार्टिकल्स रुक गया। अच्छा पहले क्या था कि आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो रुका क्यों, क्योंकि जैसे अल्फा पार्टिकल्स आगे बढ़ रहा है, यानी अल्फा पार्टिकल जैसे आगे बढ़ रही है, तो ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इन दोनों के बीच में हो रहा है। स्टिल अभी तक अल्फा पार्टिकल जो है वो इसको अप्रोच कर पा रहा है। क्यों अप्रोच कर पा रहा है, क्योंकि ये वर्क कर रहा है। वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी अल्फा पार्टिकल्स के पास अभी काइनेटिक एनर्जी है, एंड वो काइनेटिक एनर्जी यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा है उससे ज्यादा है, इसलिए वर्क कर रहा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वर्क डन हो रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक टाइम ऐसा आ जा रहा है जब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो जा रही है, जीरो पे क्यों हो जा रही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है, और यहां के बाद रिपल्शन हो रहा है, ये अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिट्रेस यानी वापस बैक हो जा रहा है। तो कहां जैसे ये है और ये अल्फा पार्टिकल्स है, तो ये आ रहा है, इनके बीच का रिपल्शन बढ़ रहा, अभी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इसलिए आगे बढ़ रहा है, यहां के बाद ये रुक गया, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक वो अप्रोच कर पाया, यानी ये दूरी, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच, और इसको हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं, R0 से, ठीक है। अब R0 अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे कि ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है बेटा, यहां तक पहुंच चुका है आपका, अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर पाया। तो यहां पर देखिए, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में क्या के ही दिए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो डिस्टेंस लेंगे, स्टार्टिंग अल्फा पार्टिकल्स यहां पर है, यहां से अप्रोच कर गया यहां पर, तो ये जो है ना न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो आप कहोगे कि सर बहुत दूर तो नहीं है, तो न्यूक्लियस का साइज क्या है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये दूरी तो बहुत ज्यादा होगी, है ना। जैसे कोई बड़ा सा दीवार है, तो चींटी के लिए तो वो दीवार बहुत ज्यादा हाइट पे हो गई, बहुत ज्यादा ऊंची हो गई। तो यही हाल है ना कि इसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 10 पे पावर -15 मीटर के रेंज में होता है। अभी आगे हम देखेंगे भी इस चैप्टर में, तो उसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। इसलिए लगभग क्या लेंगे हम, शुरुआत में कितने डिस्टेंस पर है, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल r इंफिनिटी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, k Q1 Q2 बाई आर क्या लिखेंगे, इंफिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, क्योंकि रेस्ट पर आ गया, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, के Q1 Q2 और पोजीशन कितना पर आ गया है, R0 पर आ गया। तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा ऑब्जर्वेशन, यहां पर देखिए, तो यहां पर मेरा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के। अब देखिए अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज कितना होता है, 2e, ये हम पहले ही बताए हैं, प्लस न्यूक्लियस का इसका कितना चार्ज है, z एटॉमिक नंबर और e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स होंगे उतना z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और प्रोटॉन्स का भी चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। तो कितना हो जाएगा, Ze बाई कितना हो जाएगा, R0। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो R0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2KZ और E इंटू ई क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर, और ये आगे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हो जाएगा। यहां से हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एटम्स के लिए 2KZ E का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट होगा, K की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, Z भी कांस्टेंट होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ही ये डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, यानी उतना ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच जो है वो कम होगा। बात भी सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर मेरे पास एनर्जी ज्यादा है, हमको कोई आदमी रोक रहा है, तो हम ज्यादा दूर तक उसको अप्रोच कर पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये इसको क्या करेगी, ज्यादा दूर तक अप्रोच कर पाएगी। तो ये हमको टर्म्स याद रखना पड़ेगा कि R0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ओके, ठीक है। चल सर, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपैक्ट पैरामीटर। और इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। देखिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और आपको पता है कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस का क्या है, सेंट्रल लाइन है, ठीक है, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का सेंटर है, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। तो बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक अल्फा पार्टिकल्स यहां से जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, शुरुआत इनिशियल, बाद में चल के नहीं, क्योंकि बाद में चल के हो सकता है कि ये z से वो क्या कर जाए, डिफ्लेक्ट कर जाए।
तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी दैट डिस्टेंस इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। सपोज कोई अल्फा पार्टिकल्स यहां से गया है ना, यहां से कोई अल्फा पार्टिकल गया, तो ये उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल लाइन के बीच का डायरेक्शन, ठीक है, कोई अल्फा पार्टिकल अगर यहां से गया, ठीक है, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, तो सेंट्रल लाइन और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का डायरेक्शन, यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर से जितने पास से कोई अल्फा पार्टिकल्स गुजरेगा, उसकी इंपैक्ट पैरामीटर उतनी ही कम होगी, यानी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतने, जितने ही फार अवे फ्रॉम द सेंट्रल लाइन होगा, सेंट्रल लाइन से जितने दूर होगा, उसका इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो अगर सेंट्रल लाइन, न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन से कोई पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर जाएगा, तो हो सकता है कि वो सीधा चला जाए। जितने पास आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है उतना ही ज्यादा, जैसे यहां से कोई अल्फा पार्टिकल्स होगा तो क्या हो जाएगा, लार्जर स्कैटर करेगा। तो इसमें हमको ये चीज याद रखना है, और रदरफोर्ड ने जो हमको दिया फॉर्मूला इंपैक्ट पैरामीटर का, वो ये दिया B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप यहाँ पे K भी लिख सकते हैं, ZE स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाई क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोअर द इंपैक्ट पैरामीटर, जितने कम इंपैक्ट पैरामीटर होगा, यानी B की वैल्यू अगर स्मॉलर होगी, तो स्मॉलर द B, स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल लाइन से ही कोई पार्टिकल जो है, जो ये न्यूक्लियस का जो सेंट्रल लाइन है, अगर यहीं से कोई अल्फा पार्टिकल्स जाएगा, ठीक है, तो B का वैल्यू कितना हो गया यहां पर, यानी B, यानी सेंट्रल लाइन और इसके इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, यानी यहां पर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और सेंट्रल लाइन पर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर रिटर्न आ जाएगा, यानी वहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। यानी हायर द इंपैक्ट पैरामीटर, लोअर द स्कैटरिंग एंगल, क्योंकि जितने हायर द इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब कि सेंट्रल लाइन से उतने दूर जा रहा है, तो देयर आर मोर प्रोबेबिलिटी टू गो स्ट्रेट, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन के जितने क्लोज्ड कोई अल्फा पार्टिकल जाएगा, रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें मेन हमको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, और हमको ये याद रखना है कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, और लार्जर द इंपैक्ट पैरामीटर, स्मॉलर द स्कैटरिंग एंगल। स्मॉलर द इंपैक्ट पैरामीटर, स्मॉलर का मतलब आप ये चीज से याद रख सकते हैं, स्मॉलर का मतलब न्यूक्लियस के उतने पास से गया है ना, तो न्यूक्लियस के उतने पास से जाएगा, जितने न्यूक्लियस के पास से जाएगा उतने ही ज्यादा वो स्कैटर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा होगा। ओके, तो लोअर द इंपैक्ट पैरामीटर, हायर द स्कैटरिंग एंगल, हायर द इंपैक्ट पैरामीटर, लोअर द स्कैटरिंग एंगल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।